नमस्कार मित्रों, नॉलेज नेशन के लिए एक बार पुनः सुभाष चंद्र दहिया। और उम्मीद करूंगा अब से पहले हमने जो कि अजमेर सांबर के चौहानों के विषय में पढ़ा वो आपको समझ आया होगा। और अब तक हमने यानी कि वासुदेव से लेके विग्रहराज चतुर्थ तक हमने इसको जान लिया था। और स्वर्णिम काल विग्रहराज चतुर्थ का माना जाता है। और इसके बाद एक महान प्रतापी शासक की बात करेंगे। और वे शासक आते हैं पृथ्वीराज तृतीय, यानी कि चौहानों के अंदर सबसे प्रतापी शासक और वीर पुरुषों की बात करेंगे। चौहान पृथ्वीराज तृतीय की बात आती है। बात करेंगे इनके माता पिता की, तो इनके पिता सोमराज और इनकी माता कर्पूरी देवी बताई जाती है। और इनके पिता के देहांत के बाद ये मात्र 11 वर्ष की आयु में राजगद्दी पे बैठ गए थे, यानी कि उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें स्वीकार लिया गया था। संरक्षिका के रूप में इन्हें माता कर्पूरी का सहयोग मिला। और बताया जाता है कि आरंभ के दिन यानी कि ये 1166 के अंदर इनका जन्म हुआ और 1177 के अंदर यानी कि 77 के अंदर ये राजगद्दी पे बैठ गए थे। और कर्पूरी देवी जी ने इनका साथ दिया, यानी कि इनकी माता ने इनका साथ दिया। और काफ़ी वीर प्रतापी शासक रहे। इनका अगर बात करूं मैं इनकी, तो इन्होंने अपने रहते कभी हार स्वीकार नहीं की और लगभग सभी युद्धों में इनकी विजय हुई। अंतिम युद्ध की हम बात बाद में करेंगे जिसके अंदर इनकी हार हुई। तो बताया जाता है कि ये एक काफ़ी प्रतापी शासक होने के साथ साथ विद्वान थे। इनकी मैं सबसे पहले इनकी बात करेंगे दरबारी विद्वानों की। तो इनके दरबारी विद्वानों में सबसे प्रिय इनके जो कि खास मित्र भी रहे और आगे चल के इनके साथ एक और घटना जुड़ेगी जिसकी चर्चा आगे करेंगे। और ये रहे हैं चंद्रबरदाई बाघभट्ट, इनके दरबारी कवि रहे हैं। और चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया। और विद्यापति गौड़ और आशाधर और जनार्दन, इस प्रकार से इनके दरबारी कवि ये रहे। और बताया जाता है कि विद्या और एक जैनक इनके दरबारी कवि रहे जिनके द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया। और मेन जो कि बात करेंगे अपन चंद्रबरदाई की, तो इनके परम मित्रों के रूप में माने जाते हैं। परम मित्र इनके यानी कि पृथ्वीराज जी के परम मित्र कहलाते हैं। और इसके अलावा मैं आगे बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रेम प्रसंग की। तो ये एक संयोगिता जो कि जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, उनको स्वयंवर से उठाकर लाते हैं। और इनके प्रेम प्रसंग की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ऑडियो क्लास बड़ी हो जाएगी। और बताते हैं कि विवाह कर लेते हैं। और इसी को लेके जयचंद गढ़वाल के मध्य और पृथ्वीराज के मध्य वैमनस्य पैदा हो जाता है, जिसका कारण आगे आपको बताएंगे कि मोहम्मद गौरी के साथ जब युद्ध होता है उसमें हार का कारण कहीं ना कहीं जयचंद गढ़वाल भी बनते हैं। तो बताते हैं कि पृथ्वीराज विजय एक दिग्विजयी राजा थे, एक योद्धा के साथ साथ कूटनीतिज्ञ और काफ़ी विद्वानों को संरक्षण देने वाले थे। इन्होंने आरंभ में बताते हैं कि क्योंकि इनकी युद्ध नीति थी, इनकी दिग्विजयी नीति थी, तो इन्होंने सबसे पहले भंडारकों को, जो कि पंजाब हरियाणा का क्षेत्र आता है, सतलज के क्षेत्र में इनको हराया। उस युद्ध को इन्होंने उस युद्ध अभियान पे गए, उनको परास्त किया। इसके बाद इनके चचेरे भाई नागार्जुन, जो कि गुड़गांव के आसपास का क्षेत्र था, उसने विरोध किया। इस विरोध का दमन इन्होंने किया, यानी कि पृथ्वीराज जी ने। और इसके अलावा गुजरात के भीम को हराया इन्होंने, उसके साथ जब युद्ध हुआ उसको हराया। और एक प्रमुख युद्ध जो घटनाक्रम आता है, प्रमुख घटनाक्रम 1182 के अंदर आता है। 1182 के अंदर एक घटनाक्रम आता है कि जो कि चंदेल शासक हुए हैं परमदीप देव, उनको इन्होंने युद्ध में हराया। जब बताते हैं कि 1182 में, क्योंकि युद्ध नीति इनकी थी और युद्ध नीति के साथ दिग्विजय नीति इनकी थी। और इनके कॉन्फिडेंस की बात करें तो बड़ा हाई था। और क्योंकि चारों ओर से विजय इनको प्राप्त हो रही थी, तो 1182 के अंदर
परमर्दी देव चंदेल को इन्होंने हराया और उनके 2 सेनापति आला उदल इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। बताते हैं कि जिस समय युद्ध आक्रमण किया जाता है उस समय आला उदल बाहर होते हैं, लेकिन आक्रमण की सूचना मिलते ही जब आते हैं तो इस युद्ध में पृथ्वीराज विजय की जीत होती है और परमर्दी देव चंदेल की इसमें हार होती है। इसके बाद बात करेंगे 1187 के अंदर गुजरात भीम पे विजय प्राप्त करते हैं तथा एक और जो कि युद्ध आता है जिसका कारण यहां से मैं आपको बताऊंगा, यही एक कारण था, यही एक मुख्य कारण था जो कि मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध की नीति जो थी, यानी कि युद्ध होना सुनिश्चित हुआ था, यूं कह सकते हैं हम। क्योंकि मैं कुछ बेसिक बातें करूंगा। इनके प्रमुख सेनापति, आरंभिक सेनापति केवास खां यानी कि कैलाश, उनका उपनाम कैलाश था। ये आरंभिक सेनापति रहे, लेकिन बाद में जब इनके सेनापतियों की बात करते हैं तो मुख्य जो कि सेनापति जो कि चामुंड राय और खांडा राय 2 प्रमुख थे, लेकिन चामुंड राय की भूमिका बहुत ही प्रमुख इनकी रही है। इसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय के बात हम कर रहे हैं और इसके अंदर इनके मित्र की बात करेंगे। और मित्र जो कि आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा होगा, जो कि चंद्रबरदाई के रूप में माने जाते हैं। ये भी इनके एक सेनापति और परम मित्र के रूप में माने जाते हैं। इनकी चर्चा भी आगे करेंगे। बात करते हैं एक और युद्ध जिसके अंदर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के आगामी वैमनस्य का कारण जो कि युद्ध बनता है, और वो युद्ध बठिंडा तत्कालीन उसका नाम है। उस समय के जिस नाम की बात करेंगे तो तपरे हिंद इनका नाम आता है। तपरे हिंद जो कि बठिंडा के क्षेत्र को बोला जाता था, उस पर मोहम्मद गोरी जो कि गजनी के शासक थे, यमनों का दमन करके गजनी के शासक बन गए थे। सिहाबुद्दीन गोरी इनका नाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ये आते हैं और इस तरह से बठिंडा पे, तपरे हिंद पे ये अपना अधिकार कर लेते हैं। और इसी घटनाक्रम को लेकर जब तराइन का फर्स्ट बैटल होता है 1191 के अंदर, 91 के अंदर जब युद्ध होता है, तो इस युद्ध के अंदर बताते हैं कि तराइन के मैदान के अंदर ये युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज विजय की चौहान की सेना पहुंचती है। उधर सिहाबुद्दीन गोरी की सेना ऑलरेडी आ चुकी होती है, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया। तो बताते हैं कि इस युद्ध के अंदर भीषण युद्ध होता है और दिल्ली के गवर्नर, यानी कि उस समय के जो कि पृथ्वीराज तृतीय के अधीन थी दिल्ली, और उनके एक गवर्नर जो कि सुनिश्चित किए गए थे, गोविंद तंवर के रूप में इन्हें जाना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का इसमें मतभेद है, लेकिन हाँ, गोविंद तंवर थे जो कि पृथ्वीराज के एक जगह इनको मित्र भी माना गया है। तो पृथ्वीराज के मित्र थे जिन्होंने, बताते इस युद्ध में भीषण युद्ध जब चल रहा था तो गोविंद राज तंवर का एक बाण लगता है गोरी को, जिससे गोरी घायल हो जाता है तथा इस तरह से उसकी सेना में अफड़ा तफड़ी मच जाती है। और आप जानते हैं जब कोई राजा अगर घायल हो जाता है और वह भागने की स्थिति में होता है या रण छोड़ के चला जाता है तो पूरी सेना के अंदर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और वही कारण हुआ कि जब गौरी की सेना गजनी की तरफ चली गई और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। और इस तरह से बताते हैं कि पृथ्वीराज जी का जो कॉन्फिडेंस था वो और हाई हो गया। और इसी कारण से बताते हैं कि कारण यही था, यहीं से कारण निकलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज जो कि इस युद्ध को बहुत ही नॉर्मल ले लेते हैं और गजनी की भागी हुई सेना का पीछा नहीं करते हैं और वहीं से लौट आते हैं, तराइन से ही लौट आते हैं। और साल भर गजनी के अंदर जाकर मोहम्मद गोरी सेना की पूरे संगठन करता है, पुनः उनको बल प्रदान करता है तथा पूरे जोश के साथ सैन्य संगठन करता है और अधिक हथियारों आदि में विकास करके फिर एक बार 92 यानी कि 1192 के अंदर एक युद्ध से पहले एक घटनाक्रम आती है, एक चाल चलता है। यानी कि आप जानते हैं अगर मुगल या अफगान है तो निश्चित कोई ना कोई कुटिल नीति जो कि रही होगी, छद्म नीति जिसको कहते हैं वो रही होगी। तो ऐसी एक नीति चलते हैं, उनका एक बताते हैं कि एक व्यक्ति, एक सेनापति या एक व्यक्ति के रूप में वो भेजते हैं
और केबाम उल मुल्क को वो भेजते हैं, और इसको भेजते हैं कि संधि के लिए भेजते हैं, यानी कि मोहम्मद गौरी संधि के लिए पृथ्वीराज के पास भेजता है। तथा पृथ्वीराज इसी बात को लेकर कि चलो ठीक है कि संधि करनी है, तो वो अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी को लेकर तराइन के मैदान में, क्योंकि उनको आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है मोहम्मद गौरी द्वारा, क्योंकि मोहम्मद गौरी ऑलरेडी तराइन में अपनी सेना लेकर आ जाता है, लेकिन कुछ सेनाओं को इधर उधर करके और कम सेना दिखाकर ये सुनिश्चित कर देता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ संधि के लिए आया हूं, क्योंकि वह छद्म नीति चलना चाहता था। और इसी को देखकर पृथ्वीराज, जो कि अपने बहुत ही कम सैनिकों के साथ आए थे, इन्होंने बताते हैं कि प्रातःकाल का समय था, लगभग 3-4 का समय था, तो कुछ सैनिक नित्य क्रम के लिए गए हुए थे और कुछ सैनिक जो कि विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान पृथ्वीराज पे आक्रमण बोल दिया जाता है, यानी कि अब भीषण युद्ध की शुरुआत हो जाती है और मोहम्मद गौरी द्वारा आक्रमण बोल दिया जाता है, जिससे कि सैनिक हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि कुछ निद्रावस्था में थे और कुछ नित्य क्रम में थे। तो इस तरह से सैनिकों में आपस में हड़बड़ाहट मच जाती है और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है मोहम्मद गौरी द्वारा। और इस युद्ध के अंदर, यानी कि 1192 के अंदर पृथ्वीराज की हार होती है। तो मित्रों, इसके अंदर हार होती है तो बताया जाता है, मैं बात करूंगा जो कि आपको जैसा मैंने बताया था ऊपर, चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है, उसके अंदर एक जानकारी जो कि मिलती है। ऐसा माना जाता है पृथ्वीराज रासो के अंदर जो चंद्रप्रदायी द्वारा लिखा गया है, उस ग्रंथ में लिखा जाता है कि पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी गजनी ले जाता है और वहीं कैद खाने में डाल देता है और उनकी दोनों आंखें निकाल देता है, जिससे कि वे दृष्टिहीन हो जाते हैं। अब जब चंद्रप्रदायी को इस घटनाक्रम का पता चलता है, क्योंकि चंद्रप्रदायी भी कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं, और वो जब पीछे करते हैं, क्योंकि गजनी जब ले जाते हैं तो उनका पीछा चंद्रप्रदायी करते हैं कुछ सैनिकों के साथ। जब वहां पहुंचते हैं तो चंद्रप्रदायी को भी बंदी बना लिया जाता है। बताते हैं कि चंद्रप्रदायी इस बात की सूचना जब महाराज पृथ्वीराज को मिलती है, पृथ्वीराज कहते हैं कि चंद्रप्रदायी तुम मुझे मेरी हत्या कर दो, ऐसा जब हम हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें ऐसा आता है कि, लेकिन चंद्रप्रदायी कहते हैं नहीं महाराज, अभी आपका कार्य बाकी है। तो बताते हैं कि चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज के विषय में मोहम्मद गौरी को बताते हैं कि ये शब्द भेदी बाण भी चलाना जानते हैं। अगर इस कौशल को आप देखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप चाहते हो इस कौशल को देखना, तो आप कल स्वयं इसका प्रदर्शन देख सकते हो, किंतु आपको स्वयं को सामने जाकर आवाज देनी होगी, उसी आवाज पे ये तीर चलाना जानते हैं। तब बताते हैं कि ये सुनिश्चित हुआ और मोहम्मद गौरी इसकी खिल्ली उड़ाते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जब सब कुछ सुनिश्चित हुआ कि मोहम्मद गौरी ने बताते हैं कि आवाज दी, जब शब्द भेदी बाण चलाने की पृथ्वीराज की बारी आई, तब एक पंक्ति जो कि उच्चारित की जाती है पृथ्वीराज के लिए, चंद्रप्रदायी द्वारा उच्चारित की जाती है कि 4 बांस 24 गज 8 उंगल प्रमाण ता उते बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। यानी कि बोला जाता है 4 बांस 24 गज 8 उंगल प्रमाण और इसी ताउते बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। इसी पंक्ति को जब सुनते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज को यहाँ से इशारा मिल जाता है कि इतनी ऊंचाई पे सुल्तान बैठा है और चौहान अब आपको चूकना नहीं है। बताते हैं कि एक ही बाण से मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से बताते हैं कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदायी की लीला समाप्त हो जाती है। दोनों ही वीरगति को तो नहीं, लेकिन हाँ अपना बताते हैं कि स्वयं अंत कर लेते हैं, क्योंकि दुश्मनों के हाथों से मरना तो अच्छा है कि स्वयं अपना अंत कर ले। अतः इस विषय के लिए विद्वानों में मतभेद है। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि इतिहास के अंदर किसी प्रकार से मेरे द्वारा तोड़ मरोड़ नहीं किया जा रहा है और न ही किसी भ्रामक जानकारी को दिया जा रहा है। जैसा कि जानकारी उपलब्ध हुई वो जानकारी मैंने संकलित जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर इसके अंदर कहीं न कहीं कोई आपको दोष या कहीं अपूर्ण लगे तो आप विद्वानों से जानकारी लेके अपनी जानकारी में इजाफा कर सकते हैं। और एक और घटना की मैं बताता हूं कि एक विद्वान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हरियाणा के अंदर एक सिरसा नाम की जगह है, वहां पे इनकी हत्या होती, ये मर जाते हैं, यानी कि वीरगति को तो नहीं लेकिन स्वयं स्वाभाविक मौत मर जाते हैं सिरसा के अंदर।
लेकिन अधिकतर विद्वानों का मानना है कि इनके अजमेर के अंदर स्वाभाविक मृत्यु होती है, क्योंकि विद्वानों के अंदर आपको मैं पहले भी बताया था कि मतभेद इतिहास को लेकर कई बार मतभेद रहे हैं और कई जगह मतभेद है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनका अलग बताया जाता है और अन्य जो विद्वान है उनके अनुसार बताया जाता है कि इनके अजमेर में स्वाभाविक मृत्यु हुई। और एक जो विद्वान हुए हैं, उनका नाम है नुसरे मोहम्मद करके कोई विद्वान है, उन्होंने बताया है कि इनका जो कि इसार के अंदर देहांत होता है। लेकिन आप अधिकांश जो कि विद्वानों का मत है वो ये है कि इनके स्वाभाविक मृत्यु अजमेर के अंदर होती है। तो आप यही मानेंगे, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कहीं पूछा नहीं जाता है। कंपटीशन की दृष्टि से अगर जाना जाता है तो या तो चंद्रबरदाई का नाम आएगा या फिर अधिकांश विद्वानों का नाम आएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अजमेर के चौहानों के विषय में, जो कि प्रमुख चौहान वंश और उसके अंदर से अजमेर के चौहानों के सम्राट यानी कि अजमेर के चौहानों के विषय में हमने जो जाना, जो पढ़ा, वो आपको समझ आया होगा। हालांकि आज थोड़ा सा आपको समझने में, शब्द उच्चारण में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गला खराब है और गले में हल्का फुल्का दर्द है, जिसकी वजह से आपको शब्दों का उच्चारण भी थोड़ा नहीं कर पा रहे, क्योंकि छाले वगैरह हो रखे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी आपको मेरे द्वारा जो बताया गया, उम्मीद करूंगा कि आप समझने की कोशिश करेंगे और समझ भी आया होगा। धन्यवाद।